हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे कि मुगल एम्पायर बेसिकली भारत में स्टार्ट कैसे हुआ, उसका फाउंडर कौन था, कहाँ से आए थे वे, ये सारी चीज़ों हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर मुगल जो थे उनको मुगल क्यों कहा गया। तो बेसिकली जो मुगल है वो मंगोल वर्ड से लिया गया है, लेकिन ये खुद को कभी भी मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मुगल थे बेसिकली इनके दो फैमिली, एक मदर साइड्स की थी, एक फादर साइड की थी। ठीक है, तो मदर साइड से बेसिकली ये जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो मंगोल जिसमें चंगेज खान था, तो जो मदर साइड से थे बेसिकली वो जो मंगोल थे चंगेज खान के फैमिली से आते थे, उनके डिसेंडेंट कह सकते हैं। और अगर वो जो पैटर्नल साइड से थे, फादर के साइड से थे, बेसिकली वो तिमूर थे, तो वो अपने आप को तिमूरियन कहलाना ही पसंद करते थे, टर्किशियन कहलाना पसंद करते थे। क्योंकि जो मंगोल के जो रूलर थे चंगेज खान, वो काफ़ी मतलब लुटेरे थे, उन्होंने काफ़ी वायलेंस किया था, काफ़ी उनकी जो इमेज थी वो बहुत ख़राब थी। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके वंशज के रूप में या उनके डिसेंडेंट के रूप में उनको जाना जाए। इसीलिए बेसिकली उनको तिमूरियन कहना ही पसंद करते थे। तो फिर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इनका मुगल नाम रखा किसने। तो 16th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे यूरोपियन थे, उन्होंने भारत में इनकी फैमिली को जो ट्री थी, इतने टाइम तक उन्होंने जो रूल किया था, तो उनके जो रूलर्स थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली मुगल वर्ड का यूज़ किया गया, और तभी से इनको मुगल रूलर इनको टाइटल दिया गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मुगल रूलर के बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इनके फाउंडर थे, जो बाबर, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाबर के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि बाबर कौन थे। तो बाबर का जो होम टाउन था बेसिकली उज्बेकिस्तान था, वहाँ पर वो रहता था। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे इनके कॉम्पिटिटर थे वहाँ से उनको भगा दिया गया था। तो वहाँ से भागकर वो पास में ही जगह काबुल थे, वहाँ पर रहे थे। लेकिन वहाँ पे भी धीरे धीरे रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने लगी, तो उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ रुख करना स्टार्ट किया। और 1526 में, ध्यान रखना, 1526 में वो क्या हुए, भारत में आए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो भारत में आए और सीधा है वहाँ पे जाके वो रूल करने लगे, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे भारत में रूलर थे। तो इनको भी क्या करना पड़ा, अपने एम्पायर को पाने के लिए इनको भी युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। और ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो इब्राहिम लोदी के साथ और बाबर, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था। तो याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ वॉर जिसे बोलते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, वो किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या था कि जो इब्राहिम लोदी, तो उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, काफ़ी लोग थे उसके पास। लेकिन जो बाबर था उसके पास जो आर्मी थी, सेना थी, कम थी। लेकिन फिर भी बाबर की जीत क्यों हुई, तो इसके पीछे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके जो हथियार थे, तोप उसने यूज़ किया था, बेसिकली उस टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता था। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं वो ज़्यादा एडवांस थी, ज़्यादा अच्छी थी। इसी कारण से बाबर के पास कम आर्मी होने के बावजूद और इब्राहिम लोदी को वो आसानी से हरा पाया, और उसने अपना एम्पायर इंडिया में स्टेब्लिश कर लिया। तो 1526 से लेकर 1530 तक ही, इतने टाइम तक उसने इंडिया में क्या किया, रूल किया। उसके बाद मैंने बताया था कहाँ से भाग कर आया था, सेंट्रल एशिया जो उसका होमलैंड था, वहाँ से उसको भगा दिया गया था। तो उसके बाद वो पहले क्या गया, काबुल गया, और काबुल के कुछ टाइम के बाद उसने इंडिया की तरफ रुख करना स्टार्ट किया। और उसको इंडिया में अंपायर एक्वायर करने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, जो इब्राहिम लोदी, उस टाइम बेसिकली जो लोदी शासन चल रहा था, उसको क्या करना पड़ा, हराना पड़ा, और वहाँ पे जाकर उसने एम्पायर स्टैब्लिश किया। तो आपको एक नंबर के याद रखना कि फर्स्ट जो पानीपत का बैटल हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही हुआ था, और वो और बाबर जीत गया था। वहीं से हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गई थी। तो फाउंडर अगर पूछे तो भी आपको बताना है कि जो बाबर था उसने मुगल एम्पायर को बेसिकली स्टैब्लिश किया। उसके बाद उसके सक्सेसर जो आए वो हुमायूं के रूप आए। उन्होंने 1530 से लेके 1540, यानी कि 10 साल इन्होंने यहाँ पे रूल किया। और उसके बाद देखो टाइम पीरियड जो है 1555 से 56, यानी कि इन बिटवीन वो कहाँ पर है, तो वो भी ये स्टोरी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हुआ क्या कि 1930 से लेके 40 तक तो उनका रूल चलता रहा, छोटे छोटे राजाओं से लड़ना पड़ा। लेकिन 1940 में जो अफगानिस्तान के रूलर थे शेर शाह सूरी, उनके साथ इनकी बैटल हुई। इस बैटल में क्या हो गए, जो हुमायूं थे वो हार गए, और हारने के बाद वो यहाँ से भागकर कहाँ चले गए, ईरान चले गए।
और 15 सालों तक यानी कि 40 से लेकर 1555 तक अराउंड वो ईरान में ही रहे। और जब उन्होंने देखा कि जो सूरी फैमिली है वो धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो मौका देखते ही उन्होंने क्या करा, दोबारा से अटैक करा और 1555 में उस एम्पायर को उन्होंने फिर से अक्वायर कर लिया। लेकिन अगले ही साल जो हुमायूं है उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, और इस तरह से इनकी खत्म हो कहानी। और इनके बाद जो इनके बेटे थे अकबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मुगल एम्पायर थे उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट अगर किसी का रोल है, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा फेमस रूलर हम बात करेंगे तो अकबर की बात करेंगे, जिन्होंने लंबे टाइम तक रूल भी किया। और इनके टाइम में जो मुगल एम्पायर था काफ़ी प्रॉस्पेरियस था, काफ़ी उसने एक्सटेंड किया, हम कह सकते हैं उसने अपने एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया, कंसोलिडेट किया, तो बहुत कुछ इन्होंने किया। इनके टाइम पे जो था मुगल एम्पायर बिल्कुल कहते हैं पीक पे था, चरम सीमा पे हम इसको कह सकते हैं। उन्होंने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक उन्होंने यहाँ पे क्या किया, रूल किया। उसके बाद जहांगीर आए, जिनके 1605 से 1627 तक रूल किया, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है कि ये जो रूलर थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, सशक्त थे, फेमस थे। उसके बाद भी औरंगजेब के बाद भी मुगल एम्पायर के जो रूलर है वो रहे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव नहीं हो पाए, इतने प्रभावशाली, उतने शक्तिशाली नहीं हो पाए जो कि ये सारे हुए थे। उसके बाद जो बेसिकली जो उनका मेन सेंटर होता था दिल्ली, आगरा, इन सब में धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर की जो पकड़ थी वो कमज़ोर होने लगी, और वहाँ पे जो रीजनल पावर से क्षेत्रीय शक्ति कहती है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली गई। तो हम ये भी कह सकते हैं मुगल जो एम्पायर था उसको दो भागों में डिवाइड कर दो, एक 15 से 26 से लेकर औरंगजेब तक 1707 तक, ये जो है बेसिकली मुगल एम्पायर का एक स्ट्रांग हम कह सकते हैं, यहाँ पे शक्तिशाली रूलर थे। लेकिन उसके बाद जो एम्पायर आए, उसके बाद जो रूलर आए, उन्होंने रूल तो किया भारत में, लेकिन उतने मतलब शक्तिशाली तरीके से, उतने स्ट्रांगली वो रूल नहीं कर पाए। और आखिरी रूलर 1857 में अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता होगा 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, आखिरी जो रूलर था मुगल एम्पायर का बहादुर शाह जफर, उनको अंग्रेजों ने हटाकर वहां से पूरी तरह से मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था जबकि तक मुगल ने बेसिकली भारत के अंदर रूल किया। तो याद रखना है आपको 1526 से लेकर 1707 तक जो रूलर थे वो स्ट्रांग रूलर में आते हैं, उनके बहुत प्रभावशाली थे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव थे, उनका काफ़ी कंट्रोल था अपने एम्पायर पे, काफ़ी उन्होंने एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो अकबर है उसका नाम आता है, क्योंकि अकबर ने अपने टाइम में अपने एम्पायर को जो हिंदू कुश माउंटेन है वहाँ तक उसने एक्सपेंड किया, बहुत सारे स्टेटों को कंसोलिडेट किए। और दूसरा जो ईरान के जो सफाविद थे और जो उज्बेकिस्तान के जो रूलर होते थे उस टाइम पे, वो क्या करते थे, उनकी जो नीति थी एक्सपेंड करने की थी, तो उसकी जो एक्सपेंशन नीति को भी उन्होंने काफ़ी टाइम तक मतलब कंट्रोल किया जब तक वो बने रहे। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो अकबर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हम एक रूलर के रूप में इसको देखते हैं। तो ठीक है, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और जो औरंगजेब थे, वहाँ तक जो रूलर थे वो ऑलमोस्ट स्ट्रांग ही थे, उन्होंने अपने जो एम्पायर में कमी नहीं आने दी, उसको जो अपनी जो प्रभावशीलता थी, जो उनकी क्वालिटी थी, उनको मेंटेन करा। बट उसके बाद के जो रूलर आए 1707 के बाद जो रूलर आए, रूल तो उन्होंने 1857 तक किया, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए जैसे कि इन्होंने रूल किया। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है मुगल एम्पायर के जो पीछे की हमने स्टोरी पढ़ी है कि कैसे वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से भाग के आए थे, उज्बेकिस्तान से भाग के आए थे, और बाद में उन्होंने कुछ टाइम तक काबुल में रहे, उसके बाद फिर वो इंडिया में आए, और उसके बाद उन्होंने 30 तक रूल किया। उसके बाद जो भी इनके सक्सेसर थे उन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया। तो ये आपको पूरे अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है बाबर और जो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में जो हुमायूं हार गए थे, वहाँ से उन्हें ईरान भाग के जाना पड़ा था, 15 सालों तक वो ईरान में ही रहे, और उसके बाद वो दोबारा से फिर से उन्होंने क्या करा, अटैक किया और अपनी जो एम्पायर थी उनको जीत लिया, और उसके बाद ये जो उनकी फैमिली है लगातार यहाँ पे रूल करती रही। तो ये तो बेसिकली हमारी एक बैकग्राउंड हुआ जो मुगल एम्पायर के बारे में हमने जाना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑथर्स ऑफ मुगल, कि मुगल जो एम्पायर था उनके जो ऑथर्स होते थे, यानी कि जो उनको हम लेखक कहते हैं, वो बेसिकली कौन होते थे, जो मुगल कोर्टियर्स होते थे, यानी कि मुगल दरबार में रहने वाले जो लोग थे, जो दरबारी जिनको हिंदी में कहते हैं, वही लोग इनके बारे में लिखते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग क्या होते थे, बेसिकली इनका राजा पे कंट्रोल होता था, जो राजा चाहते थे वही वो लिख सकते थे, राजा के जो अगेंस्ट थे, रूलर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकते थे।
वही चीज़ लिखनी है जो रूलर को पसंद आएगा, जो उनके फेवर में होगा, जो अच्छी चीज़ें होगी। उनकी बुराइयां या उनमें कोई भी कमी है तो उनको ये अच्छे से नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनके लिखने पे एक तरह से राजा का हम कह सकते हैं कंट्रोल होता था। उसके बाद जो बहुत सारे जो कॉर्टियर्स आए, उन्होंने जो क्रॉनिकल्स लिखे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉर्टियर्स की बात करें तो जो अकबरनामा, जहांगीरनामा और जो आलमगीरनामा, जो बेसिकली औरंगजेब के लिए यूज़ किया जाता था टाइटल के रूप में, तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके जो क्रॉनिकल्स लिखे गए। इन क्रॉनिकल्स की एक क्वालिटी ये थी कि इसमें मेन जो बेसिकली होते थे, जो सेंटर हम कहते हैं, सेंटर कैरेक्टर कौन होता था, राजा होते थे। और राजा से रिलेटेड, यानी कि राजा ने किस वॉर में जीता, उनके जो पावर के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे उनके बारे में, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते थे उन सभी के बारे में इस क्रॉनिकल के अंदर लिखा जाता था। और इसीलिए आपको पता होगा कि राजा, अब ये लोग लिखवाते क्यों थे, ठीक है, ये अपने तो समझ में आ गया कि क्या क्या लिखते थे। मेन सेंटर राजा होता था, उनके लाइफ के इवेंट्स, उनके जो इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर होते थे, इनके जो भी लोग सराउंडिंग होते थे उनके बारे में लिखा जाता था। राजा के बारे में बहुत गुणगान किया जाता था, उनकी बहुत तारीफ की जाती थी। तो आखिर राजा इस तरह के क्रॉनिकल्स लिखवाते क्यों थे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो क्रॉनिकल्स क्या करते थे कि आज मतलब कि कोई भी घटना इतने टाइम पहले भी, आज भी जो हमें सोर्सेज मिल रहे हैं वो इसी के थ्रू मिल रहे हैं। दूसरा, राजा लोग चाहते थे कि इनके जो वीरता के बारे में सबको पता चले, और साथ ही साथ जो इनके आने वाले जो जनरेशन होंगे, जो बाद में रूल करेंगे, उनको भी अपने जो पूर्वज के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, कैसे वो रूल करते थे, क्या सिस्टम था उनके पास, उनके पावर के बारे में, उनके मतलब लाइफ के इवेंट्स के बारे में। उन सब चीज़ों को जानने के लिए ये सारे चीज़ें राजा के द्वारा लिखवाए जाते थे। तो ये आपको बेसिकली क्रॉनिक जो है ऑथर्स मुगल ऑफ याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि टर्किश टू पर्शियन, कि कैसे जब बाबर आया तो उसने बेसिकली जो टर्किश है उसको, उसने उसका मदर टंग था काफ़ी, उसने जितने भी पोएट लिखी, जितने भी उनकी मेमोरीज है उस टाइम पे, जो बाबरनामा है वो सब टर्किश में लिखा गया। तो बाद में उसको क्यों पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं जो मुगल कोर्ट थे क्रॉनिकल्स। पहले हम बात करते हैं जो बाबर थे, वो उसका मदर टंग था टर्किश, और वो टर्किश में भाषा को बोलना पसंद करता था। जितने भी उसके टाइम पे जो बुक्स लिखी गई वो सारे टर्किश में लिखी गई। लेकिन बाद में जब अकबर आया तो अकबर ने अपनी लैंग्वेज को पूरी तरह से चेंज कर ली। उसने टर्किश से अपनी लैंग्वेज को क्या कर लिया, पर्शियन कर लिया। और उसके टाइम पे जितनी भी बुक्स लिखी गई, लिखा ना, मुगल कोर्ट जो क्रॉनिकल्स थे बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे। और जो मुगल थे बेसिकली वो ओरिजिन क्या थे, जो तुर्की थे, बताया था मैंने, टर्किश ओरिजिन थे। तो इसीलिए जो टर्किश लैंग्वेज था उसी को बाबर ने अपनाया, उसी में सारे जो पोएम्स, बुक्स, उन सारी उनमें लिखी गई है, ठीक है। तो उसके बाद जो अकबर आया उन्होंने क्या करा, उन सभी चीज़ों को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। जो पर्शियन लैंग्वेज था उन्होंने मेन जो उनके रॉयल फैमिली के लोग थे पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे। उस टाइम पे जो पर्शियन बोलते थे उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता था, काफ़ी इज्जत की नज़रों से देखते थे। और उनके जो भी ऑफिसर्स होते थे वो भी पर्शियन लैंग्वेज में बोलने लगे थे। और धीरे धीरे वहाँ का जो पूरा जो कामकाज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज था, वो भी पर्शियन बन गया था। और उनके टाइम पे जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी गई अकबर के टाइम पे, वो सारे के सारे पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए। और पर्शियन एक तरह से प्रेस्टीज, सम्मानजनक एक तरह से लैंग्वेज बन गया था। बहुत लोगों ने उनको बहुत अपनाया, सीखा था। और साथ ही साथ अकबर ने जो बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखे हुए थे, उस बाबरनामा को भी उसने पर्शियन लैंग्वेज में क्या करा था, कन्वर्ट करवा देता। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो हिंदी के जो रामायण और महाभारत जो बुक थे, उनको भी उसने क्या करा, ऑर्डर दिया कि इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। और उसमें से आपको पता होगा जो महाभारत थे उसको उसने कन्वर्ट किया, और उसमें उसने बुक का टाइटल दिया था जिसमें था बुक ऑफ वॉर, यानी कि बेसिकली महाभारत में युद्धों के बारे में है। तो ये सब चीज़ जो थी वो अकबर के टाइम पे क्या गया, पर्शियन लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा तवज्जो देना, उसको इतना रिस्पेक्ट देना, इतना उसको फेमस करना, क्योंकि पूरे जो राजा खुद भी पर्शियन बोलते थे, उनकी फैमिली के लोग बोलते थे, जितने भी मतलब उनके मेन ऑफिसर्स होते थे वो पर्शियन बोलते थे। पूरा काम काज को सिस्टम हो गया था, जो अकाउंटेंट हो गए, सारे जो ऑफिसर्स थे वो सभी पर्शियन लैंग्वेज में बेसिकली बोलते थे। तो ये जो अकबर के द्वारा था टर्किश से उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट की। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, ये जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आज के पूरे वीडियो में,
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है कि मुगल के टाइम में जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो बेसिकली होता क्या है कि हैंड राइटिंग बुक, यानी कि हाथों से लिखी हुई किताब जिसे हम कह सकते हैं। मुगल टाइम के जितने भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिले हैं वो सारे हैंड रिटन थे, यानी कि हाथों से लिखी हुई किताबें थी। तो कह रहा है कि देख, और इनको कहाँ पे बनाया जाता था, याद रखना, किताब खाना में। और किताब खाना क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेसिकली जो पुरानी लिखी हुई जो स्क्रिप्ट होती थी उसको भी रखा जाता था, नए जो स्क्रिप्ट लिखना है वो भी वहाँ पे लिखे जाते थे। तो वहाँ पे सभी चीज़ों को, सभी बुक्स को, पुराने लिखे गए बुक को, न्यू बुक को स्टोर करके रखा जाता था। वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे इसको सारा काम वहाँ पे किया जाता था, ठीक है, उसे किताब खाना कहेंगे। अब है कि किताब खाना बनाना एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उस टाइम पे आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे कि आपने एक ही टाइम पे आप सब कुछ कर सकते हैं, एक ही पर्सन या दो पर्सन मिलकर सारे काम कर लेंगे। तो इस काम को करने के लिए, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए उसको पूरी एक टीम की जरूरत होती थी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, बहुत टाइम लगता था, काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में कितने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था और कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो पेपर मेकर होते थे वो क्या बनाते थे, फोलियो बनाते थे, यानी कि पेपर तैयार करते थे। एक पर्टिकुलर साइज का पेपर बनाया जाएगा जिसके ऊपर जो कैलीग्राफी होती थी, कैलीग्राफी का मतलब होता है कि एक बहुत ही सुंदर तरीके से जो भी लिखी हुई चीज़ है उसको उसकी कॉपी करना। जैसे कि किसी ने कोई भी चीज़ इवेंट लिख दिया है बट उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अब कैलीग्राफर क्या करेगा कि उसको एक अच्छी राइटिंग में उसके ऊपर उसकी कॉपी करेगा। उसके बाद जो ग्लाइडर्स, यानी कि उस पेज को चमकाने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए जो ग्लाइडर्स होते थे वो उस पेज को सुंदर बनाते थे। उसके बाद उस पर बहुत सारे ऐसे इवेंट होते थे जहाँ पे कुछ चीज़ों को, आपको पता है कोई जो वर्ड होते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब नेचुरल नहीं लगते, लेकिन जब हम किसी पे उसकी पेंटिंग कर देते, उसकी पिक्चर बनाए थे, आप लोग देखो पुरानी बुक एनसीईआरटी की जिसमें कोई पेजेस नहीं होते थे कलरफुल, वो आपको पढ़ने में बहुत बोरिंग लगते हैं। लेकिन जिसमें कलरफुल पिक्चर्स होते हैं, बहुत सारे नए नए तरीके के उसमें इवेंट की जो पिक्चर डाल देते हैं, तो बुक क्या होती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, उसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है और साथ ही साथ बहुत सारे जो पिक्चर के माध्यम से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिल जाता है। तो फिर क्या होता था, पेंटर उस पर क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू द इवेंट उस पर पेंटिंग की जाती थी। उसके बाद जो बुक बाइंडर होते थे सभी बुक को कलेक्ट करके, सभी फोलियो कलेक्ट करके उसको बाइंड करते थे, उसको पे ऑर्नामेंट कवर लगाते थे। तो यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको कितने पेपर मेकर की जरूरत हुई, फिर आपको कैलीग्राफर की जरूरत हुई, फिर आपको पेज को इल्यूमिनेट करने वाले की, फिर उस पर पेंटिंग की जाती थी, फिर बुक बाइंडिंग की जाती थी। यानी कि इतने सारे स्टेप और डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो कैलीग्राफी है, बेसिकली लिखने का एक आर्ट है, लिखने का एक तरीका, जो डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, ताकि जब भी आप कोई बुक बनाओगे हाथों से तो उसमें जो राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसको आगे भी रीड किया जा सके, हर कोई इसको पढ़ सके, देखने में सुंदर लगे। तो इसीलिए एक आर्ट होता था इसके में लिखने का। और दूसरा जो पेंटिंग है, पेंटिंग का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इवेंट में जो पेंटिंग होती थी वो उस चीज़ की जो वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। पेंटिंग के द्वारा जो बुक की जो खूबसूरती थी, उसकी ब्यूटी थी, वो और भी 4 गुना बढ़ जाती थी। तो बेसिकली इस मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, लेकिन जो क्रेडिट होता था बनने के बाद वो केवल 2 ही लोगों को मिलता था। यानी कि होता है ना, जो मूवी बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते कि कैमरा के पीछे कितने लोग उसको बना रहे हैं। कोई स्टोरी लिख रहा है, कोई डायलॉग लिख रहा है, कोई कैमराग्राफर है, कोई कोरियोग्राफर है, ठीक है, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, सिंगर होते हैं, पता नहीं कितने लोग होते हैं। लेकिन जब आप मूवी आती है तो कुछ ही लोगों को उसका क्रेडिट मिलता है। तो उसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, लेकिन जो सारा क्रेडिट है वो बेसिकली 2 ही लोगों को मिलता था। एक कैलीग्राफी को जो बेसिकली उसकी कॉपी करता था, और दूसरा पेंटर को, यानी कि जो उस पर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता था। इन्हीं को टाइटल्स मिलते थे, इन्हीं को अवार्ड दिया जाता था, इन्हीं को रिस्पेक्ट दिया जाता, सम्मान दिया जाता था राजा के द्वारा। बाकी जो लोग थे उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी, वो मेहनत तो करते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन सारा जो क्रेडिट है, ठीक है, अवार्ड जो मिलता था वो इन्हीं दोनों लोगों को ही बेसिकली दिया जाता था। इन्हीं का नाम होता था, इन्हीं को अवार्ड मिलते थे, इन्हीं की वैल्यू मिलती थी। तो यह सब आपको याद रखना। उसके बाद जो अकबर का जो फेवरेट कैलीग्राफी था वो नस्तलिक था, जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखा जाता था। और इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग था, कि इसमें क्या होता था कि एक कलम होती थी, ठीक है, एक कलम होती थी, उसकी जो स्टाइल थोड़ा अलग था, उसको इंक में डुबो कर डाल के उसमें लिखा जाता था। और वो जो पेन होता था, यानी कि कलम जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट था, यानी कि पेन जिसपे नोक बनी होती थी,
उसको बीच में से थोड़ा काट दिया जाता था ताकि उसमें जब इंक डालेंगे तो वो इंक क्या करे, उसको एब्जॉर्ब कर ले, और ताकि जो इंक जब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको जब लिखा जाएगा तो उसकी जो ब्यूटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो बेसिकली अकबर का मेन कैलीग्राफी स्टाइल पसंद था उसको, नस्तलीक उसको कहते थे। तो यहाँ तक हमने पहले मुगल एम्पायर का बैकग्राउंड पढ़ा, फिर हमने उनके बारे में जो ऑथर्स थे मुगल एम्पायर के, जो कोर्टियर्स होते थे वो क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट हो गया लैंग्वेज मुगल एम्पायर के। उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा हमने कि कितने सारे लोग इसमें मिलके बनाते थे। और लास्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे कि पेंटेड इमेज। हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली जो पेंटिंग करने वाले होते थे उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, उनको अवार्ड दिया जाता था, उनको एक मतलब सम्मानजनक पोजीशन उनको प्राप्त होता था। तो अब पेंटिंग जो इमेज है उनकी वैल्यू क्या है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पेंटिंग होती है किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि मान ले राजा अगर कोई सी वॉर के ऊपर उनके बारे में लिखा जा रहा है कि उनके टाइम में ये वॉर हुआ, उसमें राजा को जीत मिली, तो उसके लिए क्या होता है कि पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी कैलीग्राफर जो लिखते थे वो साइड में उनको जरूरत होती थी वो क्या करते थे, पेज ही छोड़ देते थे ताकि अकॉर्डिंग टू द इवेंट उसके ऊपर जो इमेजेस है उसके ऊपर जो पेंटिंग किया जा सके। तो पेंटिंग कह रहा है कि ना केवल ये ब्यूटी बढ़ाती है उस बुक को, बल्कि पेंटिंग के द्वारा कि किसी भी चीज़ को समझने में बहुत आसानी हो जाती है और इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही साथ पेंटिंग एक ऐसी आर्ट है कि जिस लाइफलेस चीज़ों में भी क्या होती है, जान डाल देती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो बहुत सारी चीज़ें जो वर्ड्स अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, जो पेंटिंग है वो अपने जो शब्दों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती थी, लोगों को क्या कहना चाहती है वो लोगों को समझा पाती थी। तो इसमें आपको जो है अबुल फजल का नाम याद रखना है। जो अबुल फजल थे उन्होंने पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट कहा था। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि किसने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट कहा था। तो अबुल फजल ने कहा था कि इसके अंदर क्या होते है, क्वालिटी है पेंटिंग के अंदर को जो लाइफलेस चीज़ें होती है जिसमें जान नहीं होती, उसको हम निर्जीव बोलते हैं, उसमें भी जान जो है पेंटिंग के द्वारा हम डाल सकते हैं। तो एक बार ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पेंटिंग होता था बेसिकली उस टाइम पे जो उल्मा मतलब क्या होगा, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते थे, जो रूढ़िवादी मुस्लिम होते थे, उनके और जो रूलर होते थे उनके बीच में टेंशन का पेंटिंग वजह होती थी। क्योंकि जो उल्मा मानते थे, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लीडर या नेता